नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इस एमपी टेट वर्ग 1 मुख्य परीक्षा संस्कृत पाठ्यक्रम 2023 में। तो यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा लिखा हुआ है। तो मुख्य परीक्षा का अभिप्राय है कि प्री परीक्षा हो चुकी है, पहले एक स्तर की परीक्षा संपादित हो चुकी है, वह है एमपी टेट। तो एमपी टेट जो अभ्यर्थी संस्कृत विषय से पास हो चुके हैं वही इस मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता धारण करते हैं। और यह परीक्षा वर्ग 1 यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका अभिप्राय है कि यह पीजीटी लेवल अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यह परीक्षा है। तो इस परीक्षा को जो व्यक्ति पास कर लेगा, जो अभ्यर्थी पास कर लेगा, वह प्रवक्ता कहलाएगा, और वो भी जीआईसी लेवल की। तो जीआईसी लेवल की परीक्षा, पीजीटी परीक्षा का यह पाठ्यक्रम है। जो एमपी टेट पास कर चुके हैं संस्कृत विषय से वही इस परीक्षा में बैठेंगे। और परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वह 20 इकाइयों में बांटा गया है। इस परीक्षा के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं वह 18 मई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, आवेदन करने शुरू हो जाएंगे और 1 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके पश्चात परीक्षा जो करवाई जाएगी वह अगस्त में घोषित है। तो अगस्त में परीक्षा होनी है, इसलिए हम लोगों को उसी हिसाब से परीक्षा की तैयारी की रणनीति बनानी होगी। तो पाठ्यक्रम 20 इकाइयों में बांटा गया है। पहले 20 इकाइयों को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सारी इकाइयों में, और फिर इसकी तैयारी की रणनीति पर हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए पहली इकाई में दिया जा रहा है कि वेद वेदांग उपनिषद का सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन का अभिप्राय यह है कि बहुत डीप, बहुत गहन अध्ययन नहीं करना है। सामान्य रूप से वेदों की जो 4 संहिताएं हैं, वेदांग हैं, उनकी आउटलाइन, उनकी विषय वस्तु इत्यादि के विषय में सामान्य अध्ययन अभ्यर्थी को करना चाहिए या फिर सामान्य तैयारी करनी चाहिए। इकाई 2 में देखिए रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता तो समग्र नहीं बल्कि द्वितीय अध्याय सांख्य योग जो है गीता का वही तैयार करना एवं पुराणों का सामान्य अध्ययन। तो यह सब, ये रामायण महाभारत क्या है, आर्ष काव्य हैं, ऋषि प्रणीत हैं, तो इनका अध्ययन करना है, सामान्य अध्ययन करना है। इनकी विषय वस्तु क्या है, कितने भागों में ये विभाजित किए गए हैं, और मुख्य चीज़ें जो आ रही हैं वह किन पात्रों को आधार बनाकर आ रही हैं, इन्हीं सब का सामान्य अध्ययन करना है। और ऐसे ही प्रश्न यहाँ से उठेंगे। फिर इकाई 3 में षड दर्शन का सामान्य अध्ययन आ रहा है। फिर इकाई 3 में षड दर्शन का सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय का अभिप्राय है कि जितने षड दर्शन सिर्फ कह रहे हैं, तो इसलिए जो 6 आस्तिक दर्शन हैं उन्हीं के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, नास्तिक दर्शन के विषय में नहीं। तो हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन हैं। 6 आस्तिक दर्शनों के प्रतिपादक कौन हैं, और मुख्य इनके सिद्धांत क्या हैं, और चीज़ें जो इनके अंतर्गत आ रही हैं उन्हीं सबका सामान्य अध्ययन करना है, डीप अध्ययन नहीं करना है। फिर इकाई 4 में देखिए संधि। तो संधि में भी संधि को मोटे 3 भागों में बांटा जाता है, और वह है अच, हल और विसर्ग। तो स्वर संधि, इसको आप इस प्रकार भी कह सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो तीनों प्रकार की संधियों का यहाँ इसका अभिप्राय है कि जो संधि प्रकरण है वह समग्र तैयार होना चाहिए। अब इकाई 5 के अंतर्गत देखिए शब्द रूप। तो शब्द रूप में कितने शब्द रूप तैयार करने हैं ये भी दिया जा रहा है पाठ्यक्रम। तो जितने शब्द रूप तैयार करने हैं वह यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है, बस उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। शब्द रूप में बालक का याद कर लेना है, बालिका, हरि, सखी, सुधी। तो बालिका, तो बालक देखिए ये अकारांत हो गया, ये आकारांत हो गया, ये इकारांत हो गया, ये भी इकारांत है, ईकार दीर्घ इकार। फिर गुरु पितृ, तो ये हो गया उकारांत, और ये हो गया ऋकारांत। मातृ, यह भी ऋकारांत स्त्रीलिंग में। फिर मति, वारी नपुंसक लिंग में है। अस्मद, युष्मद, सर्व, तो ये सब सर्वनाम है, तीनों सर्व के तीनों लिंगों में। फिर मनस, ये सकारांत है नपुंसक लिंग में। आत्मन नकारांत है ये। इन सब का अध्ययन करना होगा हम लोगों को। और इन सब का अध्ययन का अभिप्राय है कि ये सारे जितने दिए जा रहे हैं पाठ्यक्रम में, जितनी चीज़ें आ रही हैं पाठ्यक्रम में दी गई हैं, सबका डीप अध्ययन करना है। ये सब डीप अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। यह भी डीप अध्ययन के अंतर्गत अर्थात गहन तैयारी के अंतर्गत आएगा। संधि प्रकरण पूरा तैयार होना चाहिए। शब्द रूप इतने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तैयार हो जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे 20 इकाइयों में बटा हुआ पाठ्यक्रम, तो इसको देख के घबराना नहीं चाहिए। जितना समय दिया गया है परीक्षा का काफ़ी है। अगस्त में परीक्षा होनी है, पूरा जून बचा हुआ है, पूरी जुलाई बची हुई है। इतने में आराम से पूरे पाठ्यक्रम पर कमांड हम लोगों का आराम से हो सकता है। बस रणनीति बना के अध्ययन करना होगा। तो बस रणनीति बनाकर हम लोगों को अध्ययन करना होगा। बाकी पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए अधीर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आराम से जितना समय है अभी बाकी
आराम से सब अध्ययन भी हो जाएगा और समग्र रूप से इनका जो प्रैक्टिस सेट है वह भी हल किया जा सकता है इतने समय में। अब देखिए इकाई 6 में धातु रूप आ रहा है, तो धातु रूप भी सारे नहीं पढ़ने हैं, जितना पाठ्यक्रम में आ रहा है बस उन्हीं को तैयार कर लेना है और 10 लकारों में नहीं याद करना है। देखिए लट लोट लंग लृट और विधि लोट में, तो 1 2 3 4 5 और 6 लकारों में तैयार करने हैं। और कौन कौन से धातु रूप तैयार करने होंगे, तो भू धातु, पठ धातु, गम, पा, श्रु, लिख, पच, स्था, दृश्य, अस, सेव, लभ और वृत्त। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 धातुएं हैं। 13 धातुएं हैं। इन 13 धातुओं को अच्छे से तैयार कर लेना। ये जो पॉइंट है, ये जो इकाई है, ये गहन तैयारी के अंतर्गत आएगी। जैसे इकाई 5, इकाई 4, इन सब का गहन अध्ययन करना है। तो इकाई 5 में पूरी संधि आ रही, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इसमें बालक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्द रूप तैयार करने हैं। तो ये इकाई भी गहन अध्ययन के अंतर्गत आएगी। तो ऐसे ही चर्चा करते चलेंगे कि किनका सामान्य अध्ययन करना है, किनका गहन अध्ययन करना है, अर्थात मेरिट निर्धारण कहाँ से होगा। तो जिनका गहन अध्ययन करना है, मेरिट निर्धारण उन्हीं से होगा। सारी इकाइयों को आराम से अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी इकाई छोड़नी है, कोई भी इकाई छोड़नी नहीं हम लोगों को। बस फर्क ये है कि किनका सामान्य अध्ययन करना है, किनका गहन अध्ययन करना है। तो जहाँ जहाँ गहन अध्ययन करना है उन पे हम लोग चर्चा करते चलेंगे। सामान्य अध्ययन में ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब ये इकाई 6 हो गई, बाकी इकाइयों की चर्चा कर लेते हैं। अब इकाई 7 में समास का अध्ययन करना है। तो समास में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं बहुब्रीहि। तो समास प्रकरण पूरा ही पढ़ना है और यह भी गहन अध्ययन के अर्थात डीप स्टडी के अंतर्गत आएगा। फिर इकाई 8 में आ रहा है अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। तो किन किन प्रत्ययों को पढ़ना है ये भी बताया जा रहा है। अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, शत्र, शानच, तब्यत, अनियर, यत, क्यप, अक्ता और तवतु, ये निष्ठा के अंतर्गत आते हैं। फिर मतुप, मतुप, वतुप, तो ये मतुप, वतुप इत्यादि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। ये सब कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। फिर टाप, गीप, गीश, गीन, टाप, गीप, गीश एवं गिन, तो ये स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। तो स्त्री प्रत्यय मुख्यतः 6 होते हैं, 6 को नहीं पढ़ना है, केवल 4 को पढ़ना है। तो यह भी डीप स्टडी के अंतर्गत आएगा। इसका सामान्य अध्ययन नहीं करना है, डीप स्टडी करनी है। फिर इकाई 9 में आ रहा है संस्कृत साहित्य के कवियों का सामान्य अध्ययन। इस इकाई का सामान्य अध्ययन करना है। तो किन किन कवियों के विषय में हम लोगों को सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए, उनकी जीवनी के विषय में, किसके राजाश्रम में थे, क्या उनकी रचनाएं थी, क्या क्या इत्यादि का सामान्य अध्ययन होना चाहिए। इत्यादि के विषय में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो इनमें हैं कालिदास, भास, भवभूति, शूद्रक, भारवी, माघ, बाणभट्ट, दंडी, अंबिकादत्त व्यास एवं भर्तृहरि। इन सब के विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में समय काल क्या ठहरेगा, किसके राजाश्रम में थे और इनके विषय में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो जानकारी के लिए आवश्यक हैं, जिन पे प्रश्न बनेंगे। तो कुल मिला के इस पॉइंट का, इस इकाई का सामान्य अध्ययन करना है, इकाई 9। फिर इकाई 10 के अंतर्गत संस्कृत साहित्य की पद्य रचनाओं का सामान्य अध्ययन। तो यह भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आएगा। डीप स्टडी नहीं करनी है, बस सामान्य रूप से इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो पद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है, 19 सर्गों में रची गई है। ये किरातार्जुनीयम, ये भी महाकाव्य है। शिशुपाल वधम, ये भी। तो ये बृहत त्रयी के अंतर्गत तीनों ही महाकाव्य आते हैं। किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में है, भारवी की रचना है। शिशुपाल वधम यह भी महाकाव्य है, महाकवि माघ ने इसको लिखा है। तो ये बृहत्त्रयी के हैं। बृहत्त्रयी के ग्रंथों के विषय में, इनकी विषय सामग्री, इनके लेखक के विषय में, समय काल के विषय में और कितने सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में क्या विषय सामग्री आ रही है, इन सब बातों का सामान्य अध्ययन हम लोगों को होना चाहिए। तो सामान्य अध्ययन में देखिए इकाई 9 और इकाई 10 आ रही है। बाकी इकाई 7, इकाई 8 इनका गहन अध्ययन करना है हम लोगों को। तो ऐसे मार्क करते जाइए जिनका गहन अध्ययन करना है। तो इकाई 7, 8 गहन अध्ययन के अंतर्गत आएंगे, डीप स्टडी। और ये इकाई 9, 10 सामान्य अध्ययन करना है, ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ रहे हैं।
तो इन कवियों के विषय में सामान्य जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को, और इन रचनाओं के विषय में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इनकी विषय वस्तु, इनके समग्र सर्गों में क्या क्या चीज़ें डिफाइन की जा रही हैं, उन सब का ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए। अब इकाई 11 में संस्कृत साहित्य के नाटकों का सामान्य परिचय आ रहा है। तो किन नाटकों के विषय में हम लोगों को सामान्य परिचय रखना है? तो इनमें हैं अभिज्ञा शाकुंतलम, स्वप्नवासो दत्तम और उत्तरामचरितम। तो इन नाटकों के विषय में कितने अंक हैं, इनकी विषय वस्तु क्या है, और कितने श्लोक हैं प्रत्येक अंक में, प्रत्येक अंक में कितने श्लोक आ रहे हैं, और क्या विशेषताएं हैं साहित्य की दृष्टि से, इनकी और क्या विशेषताएं हैं, यही सामान्य अध्ययन करना होगा। इनके राइटर के विषय में, जिन्होंने, जैसे महाकवि कालिदास की ये रचना है, तो कालिदास के विषय में सामान्य जानकारी रखनी होगी। उनकी ये रचना है और ये बेहद ही प्रख्यात है। तो इसके प्रत्येक अंक में कितने श्लोक आ रहे हैं, कितने अंक हैं, 7 अंकों में है ये भी 7 अंकों में है। उत्तरामचरितम भी 7 अंकों में है, भभूति की रचना है। और ये स्वप्नवासो दत्तम, ये भाष की रचना है। तो इसमें 6 अंक हैं। तो इन रचनाओं के अंकों के विषय में जानकारी, प्रत्येक अंक में कितने श्लोक आ रहे हैं, विषय वस्तु क्या है, और विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें विशेष हैं, इन सब के विषय में सामान्य जानकारी रखनी होगी। अब इकाई 12 में आ रहा है संस्कृत साहित्य की गद्य रचनाओं का सामान्य परिचय। तो किन रचनाओं के विषय में सामान्य परिचय रखना है हम लोगों को? दश कुमार चरितम, ये महाकवि दंडी की रचना है। तो पूरे 10 कुमार चरितम के विषय में सामान्य जानकारी नहीं रखनी है, बल्कि 8वां उच्छ्वास जो है इसका, उसी के विषय में, उसके पात्रों के विषय में, कितने पात्र हैं और इस उच्छ्वास की विषय वस्तु क्या है, इत्यादि के विषय में सामान्य जानकारी रखनी है। फिर हर्षचरितम, तो ये बाण की रचना है। तो इस पूरे हर्षचरितम को नहीं पढ़ना है, बल्कि पंचम उच्छ्वास की विषय वस्तु क्या है, इसके विषय में सामान्य जानकारी रखनी है। शिवराज विजय, तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके कितने भागों में विभाजित है, और मुख्य पात्र कौन है, मुख्य रस इत्यादि क्या है, ऐसे ही यही सामान्य जानकारी इन तीनों ही रचनाओं के विषय में हम लोगों को रखनी है। अब इसके, तो ये भी सामान्य स्टडी के अंतर्गत आएगा। कॉमन रूप से इन बिंदुओं को पढ़ना है, कोई भी बिंदु छोड़ना नहीं है। हाँ, किन्हीं पर विशेष रूप से फोकस करना है और किन्हीं बिंदुओं का सामान्य अध्ययन करना है, यही बस फर्क है। पढ़ना प्रत्येक बिंदु है, तो जहाँ जहाँ पर विशेष अध्ययन करना है, इसका अभिप्राय है कि वो पूरा बिंदु याद कर लेना है। जहाँ सामान्य अध्ययन करना है, तो इसका अभिप्राय है कि उसकी सामान्य जानकारी रखनी है। प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। 20 इकाई में बटा है, तो ऐसा नहीं कि कोई इकाई छोड़ी जाएगी। प्रत्येक इकाई से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य उठाए जाएंगे। प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनकी संख्या 100 ही है, 100 प्रश्न उठाए जाएंगे, और वह भी 20 अंकों में, 20 इकाइयों में है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरा पाठ्यक्रम 20 इकाइयों में है। तो इस प्रकार कोई भी इकाई छोड़ी नहीं जाएगी, प्रत्येक इकाई से प्रश्न उठेंगे। भी प्रश्न यदि प्रत्येक इकाई से पूछा गया, तो इस प्रकार सब प्रश्न आराम से हो जाएंगे। तो जिनका विशेष अध्ययन करना है, उनकी गहन जानकारी रखनी है। जिनका सामान्य अध्ययन करना है, उनमें ऐसे आउटलाइन पढ़ लेना होगा हम लोगों को, और तैयार भी कर लेना होगा। तो कोई भी इकाई छोड़ना नहीं है, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए। भले ही 20 इकाई में बटा है, किंतु कोई भी इकाई छोड़ी नहीं जाएगी। प्रत्येक इकाई को पढ़ना है अच्छे से, और तैयार भी करना है। तो अच्छे से किनको पढ़ना है, जिनका विशेष अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है। सामान्य रूप से जो कहा जा रहा है, उन इकाइयों के विषय में बस सामान्य जानकारी रखनी होगी। तो इस प्रकार जो प्रत्येक इकाई की तैयारी की रणनीति रहेगी, वो यही रखनी चाहिए हम लोगों को। फिर इसके पश्चात देखिए 13वीं इकाई में आ रहा है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में क्या आएगा, तो काव्य का लक्षण आ जाएगा, काव्य प्रयोजन आ जाएगा। तो सामान्य रूप से हम लोगों को काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार काव्य के लक्षण और काव्य प्रयोजन तैयार करने होंगे। फिर अलंकार में अनुप्रास अलंकार पढ़े रहना है, यमक, श्लेष, उपमा और उत्प्रेक्षा। तो अलंकारों के भी विषय में यदि हम लोग काव्य प्रकाश से तैयार किए हैं, तो भी काम चल जाएगा। तो कुल मिला के काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों ही ग्रंथों को देखना होगा। प्रायः प्रश्न जो उठा करते हैं, तो अलंकारों के विषय में काव्य प्रकाश से लक्षण ये तैयार रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इकाई 14 में आ रहा है छंद। तो छंदों में कौन कौन से छंद पढ़ने हैं,
अनुष्टुप, मंदाक्रांता, इंद्रवज्रा, वंशत शिखरणी एवं मालिनी। बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 6 छंद हैं और इन्हीं 6 का अध्ययन कर लेना है। तो ये यूनिट समझ लीजिए कि डीप स्टडी के लिए है। यह भी यूनिट डीप स्टडी के लिए है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ये यूनिट बहुत ज़्यादा नहीं है, बस काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन यही 2 बिंदु हैं, इनको तैयार कर लेना है। और अलंकार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अनुप्रास, यमक, श्लेषण, तो इनके लक्षण और उदाहरण ये तैयार करने होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये डीप स्टडी के अंतर्गत आएगा। तो इकाई 13 14 डीप स्टडी के अंतर्गत आएगा। फिर इकाई 15 में दिया जा रहा है नाट्य शास्त्र, 6ठ अध्याय, दश रूपक, तृतीय प्रकाश, सामान्य परिचय। तो ये भी सामान्य स्टडी करनी है, इनका सामान्य अध्ययन किए रहना है। 2-4 प्रश्न 3 प्रश्न अवश्य उठाएंगे। फिर इकाई 16 में मनुस्मृति आ रही, तो मनुस्मृति में भी पूरा मनुस्मृति नहीं पढ़ना है, पूरी मनुस्मृति नहीं पढ़नी है, केवल द्वितीय अध्याय पढ़ना है। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय पढ़े रहना, उसकी विषय वस्तु क्या है और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कितने श्लोक हैं द्वितीय अध्याय में, ये सब जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। इसके पश्चात इकाई 17 में कारक एवं उपपद विभक्ति आ रही, तो ये वाली इकाई जो है ये गहन अध्ययन के लिए है, डीप स्टडी होनी चाहिए कारक एवं उपपद विभक्ति का। और ये व्याकरण के अंतर्गत है, तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रायः पढ़ा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इकाई हमारे लिए एकदम नई है। तो व्याकरण के अंतर्गत है, तो इनके विषय में हम लोग प्रायः पढ़ते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कारक प्रकरण वैसे भी तैयार होता है, हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में बैठते हैं, इनके विषय में सामान्य जानकारी हम लोगों को होती ही है। तो इनका अध्ययन भी ठीक से किए रहना है। इकाई 17 जो है इसका भी ठीक से अध्ययन किए रहना है। कारक एवं उपपद विभक्ति भी, कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है, इन सब में हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसके पश्चात तो 17वीं इकाई जो है ये भी डीप स्टडी के अंतर्गत आएगा। इकाई 18 में है हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 2-4 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यदि मान लीजिए इसको इग्नोर किया तो प्रश्न मिस हो सकते हैं। इसके लिए अच्छा है कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, तो इसके लिए उचित होगा कि अनुवाद का अभ्यास हम लोगों का ठीक ठाक होना चाहिए। तो अनुवाद के अभ्यास के लिए उदयाचलम संस्थान में आप लोग देखिए, समय निकाल के देखा करिए, रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाई जा रही है। तो यदि वो सारे वीडियोज आप लोग देखा करेंगे तो मैं समझती हूँ ये वाली इकाई तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, फिर भी 4-5 प्रश्न उठा सकते हैं यहाँ से। तो कोई भी इकाई, यही बार बार कह रहे हैं कि कोई भी 20 इकाइयों में पूरा पाठ्यक्रम बटा हुआ है मुख्य परीक्षा का, इसलिए कोई भी इकाई छोड़नी नहीं है, प्रत्येक इकाई तैयार करनी। हाँ, ये फ़र्क है कि किसी इकाई का विशेष अध्ययन करना है और किसी इकाई का सामान्य अध्ययन करना है। किन इकाइयों का विशेष अध्ययन करना है इस पर भी हम लोग चर्चा करते चल रहे हैं। तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद, ये भी इकाई अच्छे से पढ़नी होगी। तो इसके लिए रचनानुवाद कौमुदी इसीलिए सजेस्ट किया जा रहा है आप लोगों को कि रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाई जा रही है उदयाचलम संस्थान पर। और परीक्षा की तैयारी के लिए भी समय भी अच्छा खासा है, 2 महीने 2.5 महीने का समय हम लोगों के पास, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय हम लोगों के पास। तो वही रणनीति अपनाइए और एक रणनीति के तहत अध्ययन करिए आराम से, क्योंकि परीक्षा यदि निकल जाती है, 100 प्रश्न ही आने हैं, 100 अंक का 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का रहेगा। तो 100 प्रश्न रहेंगे तो 100 अंक भी रहेंगे। तो पूरा जो पाठ्यक्रम है वो 20 इकाइयों में बटा हुआ है। तो एक इकाई से यदि 3-4 प्रश्न भी उठाए, 5-5 प्रश्न भी उठाए, तो देखिए इस प्रकार 20 पंचे 100, इस प्रकार आराम से 100 प्रश्न बन जाएगा। तो कोई भी इकाई छोड़नी नहीं है, प्रत्येक इकाई को पढ़ना है। हाँ, जिनका विशेष अध्ययन करना है, डीप गहन अध्ययन करना है, अर्थात जहाँ से मेरिट निर्धारण होगा उनको गहन अध्ययन के रूप में लेना है, और जहाँ पे सामान्य अध्ययन करना है उनका सामान्य अध्ययन करके तैयारी करनी है। क्योंकि परीक्षा निकल जाएगी तो हम लोग सीधे सीधे जीआईसी में प्रवक्ता के पद पर चयनित होकर काम करेंगे, इसलिए इतनी तैयारी तो हम लोगों की अच्छी होनी ही चाहिए, ताकि जब चयनित होकर अध्यापक के रूप में जाए तो अच्छा अध्यापन भी वहाँ कर पाएँ। इसलिए कोई भी इकाई छोड़िए नहीं, प्रत्येक इकाई तैयार करनी है। अब इसमें ये 18 इकाई हो गई, 2 इकाइयाँ और आ रही हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इकाई 19 के अंतर्गत शेमुशी पढ़नी है हम लोगों को। तो शेमुशी प्रथमो भाग द्वितीयो भाग, दोनों ही भागों के अंतर्गत कुछ चुनिंदा अध्याय आ रहे हैं, उनका अध्ययन करना है। तो प्रथमो भाग क्या है, ये कक्षा 9 में चलती है। द्वितीय भाग क्या है, ये कक्षा 10 में चलती है। तो 9वीं 10वीं में ये दोनों पुस्तकें चला करती हैं। इन्हीं के चुनिंदा
अध्यायों का अध्ययन करना है। तो कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं हम लोगों को? भारतीय वसंत गीति, यह गीत पढ़ना है। जटायु शौर्यम, इस चैप्टर को पढ़ना है। फिर वाङ्मनः प्राण स्वरूपम, इसका अध्ययन करना है। फिर बुद्धिर्बलवती सदा एवं जननी तुल्य वत्सला। तो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर इन दोनों ही पुस्तकों से तैयार करने हैं। तो यह भी कॉमन अध्ययन नहीं आएगा, ये भी गहन अध्ययन के अंतर्गत ये इकाई आएगी। फिर 20वीं इकाई में भास्वती प्रथमो एवं द्वितीयो भाग है। तो ये 11वीं में, ये पुस्तक 11वीं में चला करती है। प्रथमो एवं द्वितीयो भाग, तो 11वीं 12वीं मिला के चलती है ये। अब इन दोनों ही भागों में किन अध्यायों का अध्ययन करना है ये भी बताया जा रहा है। तो कुशल प्रशासनम, इस चैप्टर का अध्ययन करना है। सवर्णो नकुलः, ये चैप्टर पढ़ना है। और अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, फिर अनुशासन व विद्यास्थानानि, तो इसमें भी कुल 5 अध्याय आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 अध्याय इसमें हैं, दोनों ही पुस्तकों से मिला के। और यहाँ भी 5 अध्याय, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 अध्याय हैं, दोनों ही पुस्तकों से मिलाकर। तो ये भी इकाई जो 20वीं इकाई है, यह भी गहन अध्ययन के अंतर्गत आएगी। इस इकाई का भी गहन अध्ययन करना है। तो कुल मिला के 19-20 वाली इकाई डीप स्टडी के अंतर्गत आएगी। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम। संपूर्ण पाठ्यक्रम 20 इकाइयों में बटा हुआ है। और प्रत्येक इकाई में क्या विषय सामग्री आ रही, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। किस इकाई पर ज़्यादा फोकस करना है, किस इकाई का सामान्य अध्ययन करना है, इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो अब अध्ययन की रणनीति ये रहेगी कि परीक्षा का जो फॉर्म है वो 18 मई से शुरू होगा, 1 जून तक चलेगा, फॉर्म भराया जाएगा। और परीक्षा की जो संभावित डेट है वह है अगस्त में। तो अगस्त में परीक्षा होनी है। तो इसी आधार पर हम लोगों को अपने तैयारी की रणनीति बनानी होगी। तो उदयाचलम संस्थान पर यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी MP टेट वर्ग 1 के लिए। तो इस प्लेलिस्ट में इस परीक्षा के प्रत्येक बिंदु, 20 इकाइयों में यह बटा हुआ है पाठ्यक्रम, तो 20 ही इकाइयों का क्रमशः हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें। और हम लोग इस परीक्षा की जो तैयारी है वो लाइव कक्षा के माध्यम से करेंगे। अब समय क्या रहेगा, ये पाठ्यक्रम जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा वैसे ही आप लोगों को इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी कि कब से कक्षाएं शुरू हो रही हैं और कक्षा का समय क्या रहेगा। हाँ, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ही पढ़ना हम लोगों को, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दिए जाएंगे, लाइव स्ट्रीम में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइव स्ट्रीम में आएँ, लाइव कक्षा में आएँ और अपनी तैयारी को समग्रता प्रदान करें। तैयारी फॉर्मालिटी नहीं की जाएगी, प्रत्येक बिंदु का अच्छे से अध्ययन कराया जाएगा। तो तैयारी समग्र रूप से करवाई जाएगी। यदि जितने बच्चे आएंगे हमारे यहाँ, उनकी हम जिम्मेदारी लेंगे पूरी तैयारी की। प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक इकाई का अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे लाइव माध्यम से, लाइव कक्षाओं के माध्यम से। और फिर प्रत्येक बिंदु, और फिर जब प्रत्येक इकाई हम लोगों की जब प्रत्येक इकाई पर अध्यापन समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात आ जाएंगे हम लोग प्रश्नोत्तर पे। तो कोशिश करेंगे कि अगस्त में परीक्षा होनी है तो जुलाई लास्ट तक पूरा पाठ्यक्रम कवर कर दिया जाएगा। हम लोग सीधे सीधे आ जाएंगे अभ्यास पर, प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे। तो कुछ मार्क टेस्ट करवा देंगे आप लोगों के, 100 प्रश्नों की श्रृंखला बना के 4, 6, 10 जितना करवा पाएंगे उतने मार्क टेस्ट भी करवा देंगे। और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्नोत्तर आए हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि लाइव कक्षा के माध्यम से हम लोग पढ़ लें। तो लाइव कक्षा के माध्यम से ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी पढ़ लिया जाएगा। फिर प्रत्येक बिंदु पर 20 इकाई आ रही, फिर 20 इकाई आ रही, तो 20 पूरा पाठ्यक्रम जो है वो 20 इकाइयों में बटा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि अध्यापन समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक इकाई पर 100 प्रश्नों की श्रृंखला भी आप लोगों को दे दी जाए। संभावित प्रश्नों की 20 इकाई में पाठ्यक्रम बटा हुआ है, तो प्रत्येक इकाई पर 100 प्रश्नों की संभावित श्रृंखला, संभावित प्रश्नों की 100। तो यह पाठ्यक्रम 20 इकाई में बटा है। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक इकाई पर कम से कम 100 प्रश्न बना दें। संभावित प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो 100 प्रश्नों की श्रृंखला बना के प्रत्येक इकाई का अभ्यास भी लाइव कक्षा के माध्यम से हम लोग कर लें। तो जो भी पढ़ाया जाएगा सब लाइव कक्षा में ही पढ़ाया जाएगा। तो जितना भी हम लोग प्रत्येक इकाई
20 इकाइयों में यह पाठ्यक्रम बटा हुआ है। प्रत्येक इकाई को हम लोग लाइव कक्षा में ही पढ़ेंगे। 15 या 20 जुलाई तक पूरा पाठ्यक्रम कवर करेंगे। इसके पश्चात 20-25 मॉक टेस्ट करवा देंगे 100 प्रश्नों की श्रृंखला में, और 20 इकाइयों में प्रत्येक इकाई पर कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 प्रश्नों का अभ्यास भी आप लोगों को करवा दें, और वो प्रश्न संभावित रहेंगे। उस इकाई पर जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वैसे ही 100 या 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला का अभ्यास भी करवा दिया जाएगा, ताकि कुछ भी न छूटे। परीक्षा में भी जुलाई में हम लोगों को पाठ्यक्रम पूरा कवर करना है, जुलाई तक, 15-20 जुलाई तक, और इसके पश्चात प्रैक्टिस पर ही लग जाना है। तो समग्र रूप से हम लोग लाइव कक्षा में प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, पूरी तैयारी आप लोगों की करवाई जाएगी। इसलिए इस उदयाचलम संस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करके इससे जुड़ें, और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है एमपीटेट वर्ग 1 की, और लोगों से चर्चा करें। जितने लोग आएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, लाइव कक्षा में पढ़ाने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो यही आग्रह है कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े, और अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करें, अपनी जीत सुनिश्चित करें। 20 जुलाई तक हम लोग इस पूरे पाठ्यक्रम का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। फिर इसके पश्चात आ जाएंगे अभ्यास सत्र पर। प्रत्येक बिंदु से 100 प्रश्नों की श्रृंखला में पहले आप लोगों का अभ्यास करवाया जाएगा। फिर परीक्षा के 1 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट भी कोशिश करेंगे कि 100 प्रश्नों की श्रृंखला बना के 4-6-10 मॉक टेस्ट आप लोगों का करवा दिया जाए, ताकि तैयारी समग्र हो जाए और कुछ भी हमारे अध्ययन क्षेत्र से छूटे नहीं। तो इस प्रकार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, पूरी तैयारी के लिए उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ें, और लोगों को भी बताएं। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। नमस्कार, धन्यवाद।